नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के रण को कांग्रेस ने 2-1 से जीत लिया है। सहाड़ा और सुजानगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी गायत्री देवी और मनोज मेघवाल जीते हैं, तो राजसमंद फिर बीजेपी के अभेद्य गढ़ रहा है। यहाँ किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज की है, लेकिन बाकी 2 सीटों पर जीतकर कांग्रेस नेताओं ने सीएम गहलोत को बर्थडे से एक दिन पहले गिफ्ट दिया है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन चुनाव में जनता ने किसी प्रत्याशी नहीं बल्कि दिवंगत नेताओं को समर्थन दिया है। खैर कुछ भी हो, जीत तो जीत होती है, चाहे वो कैसी भी मिले हो। प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद आज बात इसी मुद्दे पर। ऐतिहासिक जीत पर मैं सभी सुजानगढ़ के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जनता ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, निश्चित ही जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। ये समर्पित मेरी जनता की ओर से है और जनता द्वारा ही जीती हूँ। हमारे साहब का सपना अधूरा है, जो उनको पूरा करने का लक्ष्य मेरा यही है। राजसमंद के पूरे परिवार को, जो किरण जी हमारे लिए छोड़कर गए, हमें और पूरे राजसमंद परिवार को, और ये डेफिनेटली जीत किरण जी के ऊपर उनके विश्वास की और किरण जी के विकास की। प्रदेश में जो उपचुनाव हुए तीनों, उसमें कांग्रेस पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन रहा, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता ने उन स्वर्गीय नेताओं के सम्मान में और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस परिणाम को उन्होंने आपके और मेरे सामने रखा है। मैं सोचता हूँ इस पर ज्यादा किसी को अभिमान करने की भी आवश्यकता नहीं। तो परिणाम यहाँ पर सामने आ चुके हैं। फिर राजस्थान के 3 बाई इलेक्शन की सीट की हम बात कर लें या फिर 5 राज्यों की बात कर लें, और चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, बहुत स्वागत है भंवर जी आपका। राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी हमारे साथ हैं। रामलाल शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता हैं। संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा हमारे साथ हैं, और साथ ही ब्यूरो चीफ जयपुर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। भंवर सिंह भाटी जी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बधाई, जिस तरह से मेहनत की आप लोगों ने ग्राउंड पर और दावे किए थे शुरुआती तौर से सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट की जीत को लेकर, वो जीत आप लोग को मिल गई है। क्या माने कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन से पहले जन्मदिन का तोहफा है उनके लिए? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा जो काम किए गए और कोविड में जो अच्छा प्रबंधन पिछले फर्स्ट वेव के दौरान मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया, जो एक जन हितैषी बजट मुख्यमंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया, जिसमें राजस्थान के हर गांव और ढाणी तक बैठे हुए आम आदमी को लाभ देने का प्रयास किया गया। और उसके अलावा राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब की वजह से हम लोगों के बीच में गए, लोगों को सरकार की योजनाएं बताई, और लोगों ने अशोक गहलोत तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में, मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग गए और सुजानगढ़ की, सहाड़ा की या राजसमंद हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो यहाँ के मतदाताओं ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों पर मोहर लगाई है जी। और निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी का जो काम है उस पर लोगों ने विश्वास किया है, और आगे भी आने वाले समय में अशोक गहलोत जी की सरकार इन विधानसभा क्षेत्रों में जो विकास के काम अधूरे हैं, उन विकास के कार्यों को पूरा करने की बात हमने कही है। और क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, और उसी का परिणाम है कि सुजानगढ़ और सहाड़ा 2 सीटें हम रिकॉर्ड वोटों के साथ जीते हैं। और राजसमंद सीट है तो वहाँ भी जहाँ 30,000 वोटों का अंतर था 2 साल पहले जब चुनाव हुआ, तो अब मात्र 5,000 के करीब वोटों के अंतर से हम ये सीट नहीं जीत पाए हैं। लेकिन ओवरऑल कांग्रेस पार्टी का जो वोटों का ग्राफ है, करीब 10% के करीब इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ा है। बिल्कुल, और आप इसका श्रेय देते 2.5 साल जो सरकार ने काम किया है उसी के आधार पर। आपने कहा कि अशोक गहलोत जी का कल जन्मदिन है जी, अशोक गहलोत जी का कल जन्मदिन है। वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खुद कोरोना से
पीड़ित होने के बावजूद, संक्रमित होने के बावजूद, उनकी धर्मपत्नी कोविड से पॉजिटिव है, उसके बावजूद प्रदेश की जनता की चिंता करने वाला मुख्यमंत्री है, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। और यही कारण है कि अशोक गहलोत जी जैसे अनुभवी मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमेशा राजस्थान की जनता की सेवा की है और राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के प्रति उनको जो चिंता रहती है, उसी की वजह से लोगों ने विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है कि अशोक गहलोत के हाथों में राजस्थान का भविष्य सुरक्षित है। और इन तमाम बातों की वजह से हम दोनों चुनाव जीते भी हैं और यहाँ का मार्जिन भी हमने कम किया है। चलिए, आप कह रहे वोट परसेंट भी बढ़ा है और एक अच्छी बढ़त, अच्छा अंतर से जीत दर्ज की दोनों सीट में, ये एक अहम बात जरूर है। दिया कुमारी जी भी हमारे साथ हैं। दिया कुमारी जी, राजसमंद एक बार फिर जीते हैं आप लोग, बहुत अहम भूमिका दिया जी आपकी भी है, यानी माना जाए कि अभेद्य गढ़ था जिसे एक बार फिर से कांग्रेस भेदने में कामयाब नहीं हो सकी, असफल रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, राजसमंद में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, दीप्ति जी ने भी बहुत मेहनत की जो हमारी प्रत्याशी थी और अब हमारी विधायक हैं, और सभी लोगों ने, सभी प्रभारियों ने भी बहुत मेहनत की, प्रदेश नेतृत्व ने भी बहुत मेहनत की, समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ आए, हमारे सभी प्रदेश के नेतागण भी वहाँ थे, और हर प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत मेहनत की और इसलिए हमको सफलता भी मिली और अच्छे वोटों से हमारी प्रत्याशी और आज हमारी एमएलए दीप्ति जी जीती है। बिल्कुल, आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, देखिए, हम सुबह से हर पहलू पर चर्चा कर रहे हैं, फिर हम चाहे स्टेट की बात कर ले 3 सीटों की या फिर राज्य की बात कर ले, पहले हम स्टेट पर ही रहते हैं। 3 सीटें जीत ली है, ठीक है, 2 कांग्रेस के पास, 1 बीजेपी के पास, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आती है, क्या वाकई में आप मानेंगे कि ये सिंपैथी इलेक्शन था, तीनों सीट में एक एक कैंडिडेट ऐसे थे और उन्हीं को जीत यहां पर मिली है, या फिर कुछ और फैक्टर है जिन्होंने काम किया या मदद की जीतने में? देखिए श्वेता, मैं इन दोनों फैक्टर्स को इस परिणाम में जोड़ता हूँ जी। सिंपैथी फैक्टर तो एक अपनी जगह है, क्योंकि तीनों जगह जो कैंडिडेट जीते हैं वो उन दिवंगत नेताओं के परिवार के लोग हैं, भले ही से वो राजसमंद में दीप्ति हो या मनोज हो सुजानगढ़ में और वहाँ पर गायत्री जी हों, लेकिन इसके साथ में दोनों पार्टियों के लिए ये देखा जाए तो एक संतोष का विषय है कि दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी सीटें रिटेन की हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही थी कि यहाँ पर बिल्कुल कुशासन है या कोई काम नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ कोविड में का जो ये काल चल रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री कोविड प्रबंधन में लगे हुए हैं। पहली वेव का हमने बहुत अच्छे से मुकाबला किया और दूसरी वेव में भी जिस तरह से अन्य राज्यों से तुलना करें तो हमारी स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में ठीक है। ऐसे में इस पर एक ये मैंडेट था और मैं मानता हूं कि इस मैंडेट में कांग्रेस ने अच्छी सफलता प्राप्त की है और बीजेपी ने अपनी सीट रिटेन की, भले ही उसमें मार्जिन कम हुआ लेकिन वो भी अपने संतोष कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक छुपी हुई बात है। छुपी हुई बात यह है कि जो सुजानगढ़ सीट है उस पर आरएलपी का जो एक दबदबा बढ़ा है, वो कांग्रेस भले ही आज ये मान रही हो कि वो हमारे लिए एक फायदेमंद साबित हुई, लेकिन आगे जाकर ये आरएलपी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है। दूसरी ओर बीजेपी जो राजसमंद में 24,000-25,000 के मार्जिन से जीती थी और अभेद्य गढ़ मान रही थी, ये मान लीजिए कि वहां पर बहुत ही नैरो मार्जिन से वो जीत पाई है। दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि जो कांग्रेस का इस बार इलेक्शन मैनेजमेंट था, हर जगह हर उपचुनाव में एक पूरी सरकार पड़ाव डाल देती है, लेकिन सहाड़ा में अशोक अपने रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ और सुजानगढ़ में भंवर सिंह भाटी और गोविंद सिंह डोटासरा, इन लोगों ने अपने स्तर पर मैनेज किया। अशोक गहलोत ने सेकंड लाइन के नेताओं को अपना फ्री हैंड दिया कि वो अपना किस तरह से रिजल्ट दें, और यही कारण है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस ने अच्छी सफलता प्राप्त की, अच्छे मार्जिन से जीत की और राजसमंद में उन्होंने मार्जिन को नैरो किया। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के लिए बर्थडे गिफ्ट है और मैं मानता हूं कि इसी वजह से, लेकिन ये जो हिडन इसके पीछे जो आगे की राजनीति है वो प्रभावित होगी और इसके लिए दोनों दलों को सावधान रहना होगा। बिल्कुल, दोनों दलों को सावधान रहना होगा, लेकिन एक अहम बात यह भी है क्योंकि रामलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। रामलाल जी, देखिए, चर्चा हमने इस पर कई बार की है और आपसे भी कहा था हमने कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट होगा बिल्कुल हम इस पर बातचीत करेंगे। रामलाल जी, अब तो परिणाम आ गए सामने,
दो बातों का जवाब। एक बात जो आप लोग बार बार कहते थे कि 2.5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया है, कोविड प्रबंधन ठीक नहीं था और इसी का परिणाम यहां पर आएगा जब जनता बीजेपी के साथ जाएगी, जो कि नहीं हुआ। राजसमंद सीट परंपरागत सीट रही है, अभेद गढ़ कांग्रेस के लिए रहा है और इस बार भी भेद नहीं पाए, लेकिन डिफरेंस बहुत कम रहा। क्या कहेंगे सर, कहां कमी रह गई? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस अगर ये मान के चलती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बेहतरीन है, मुख्यमंत्री जी का कोविड का मैनेजमेंट बेहतरीन है, या मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर शानदार दी है, इस आधार के ऊपर हम जीते हैं, तो ये तो इनके इच्छा शक्ति है। ये जिसको चाहे उसका श्रेय देना चाहे, ये चाहे तो राहुल गांधी जी को भी इनकी जीत का श्रेय दे सकते हैं, ये चाहे तो सोनिया गांधी जी को दे सकते हैं, इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन सीधी सीधी अगर मैं बात कहूं कि तीनों सीटों के ऊपर जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, जो वर्षों तक जनता से जुड़े हुए थे, जनता के बीच में रहकर जो जनता की सेवा कर रहे थे, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे, ये उन नेताओं को सच्ची श्रद्धांजलि का परिणाम है। और तीनों जगह चाहे मनोज जी भंवरलाल जी के बेटे होने के नाते, भंवरलाल जी मेघवाल कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री के नाते उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास किया, इसलिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये तीनों सीटें जीती है। अभी आशुतोष जी कहते हैं कि आरएलपी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकती है सुजानगढ़ के अंदर। बिल्कुल आशुतोष जी, आप जो मत प्राप्त किए उसके आधार के ऊपर ये बात कर रहे हो, लेकिन आप ये मान के चलो कि जो आरएलपी का उम्मीदवार था सीताराम नाइक, वो पहले भी चुनाव लड़ता है, पहले भी 15 से लेकर 18,000 मत लेता हुआ है। हाँ ठीक है, आरएलपी साथ आने से उसको 4-5 हजार मतों के अंदर और बढ़ोतरी हो गई होगी। अगर आरएलपी का ही वजूद होता तो आरएलपी राजसमंद के अंदर 2000 का भी आंकड़ा छू नहीं पाई। तो इसका मतलब पार्टी का जनाधार नहीं है, व्यक्ति का जनाधार है या उसकी कास्ट का जनाधार है। इस आधार के ऊपर उन्होंने ये इतने मत प्राप्त करने का काम किया है। सीधा सीधा मेरा यही है कि दिवंगत नेताओं को उनकी जनता की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये परिणाम आए हैं, ना कि राज्य सरकार के कोई फैसले, राज्य सरकार के विकास के काम या नेतृत्व का कोई परिणाम है। ठीक है रामलाल जी, यानी सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट है। योगेश जी, चर्चा हमने इस पे भी की थी, दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन रामलाल जी ने जिस तरह से कहा कि ये सिर्फ जो दिवंगत नेता थे उनको श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट है जनता के, क्या आप एग्री करेंगे? और अगर ऐसा था तो फिर राजसमंद में वो डिफरेंस क्यों नजर नहीं आया? श्वेता, पूरा चुनाव एक अलग तरह का चुनाव है, कई फैक्टर्स ने काम किया। सिंपैथी का फैक्टर अपनी जगह था और 10% वोट बड़े हैं सत्ताधारी दल के, और ऐसा राजस्थान के इतिहास में मुझे नहीं लगता इतना बड़ा डिफरेंस हो कि 10% वोट का स्विंग एकदम से सत्ताधारी दल के पक्ष में उपचुनाव में हो। सत्ता का प्रभाव उपचुनाव में होता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं रहता, और यहाँ पर रहा। राजसमंद में कांग्रेस पार्टी चुनाव लूज कर गई, लेकिन पिछले चुनाव जो 2018 में हुआ था और 2021 के चुनाव में 6% वोट कांग्रेस पार्टी का राजसमंद में बढ़ा है। तो हार कर भी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ अपना वोट बढ़ाया है और बीजेपी का वोट शेयर घटा है। किरण माहेश्वरी जो 6% वो अधिक लेकर, मतलब 30,000 वोटों का डिफरेंस था, से भी ज़्यादा वोटों का डिफरेंस था उनकी जीत का, और इस बार उस डिफरेंस को अंडर 6,000 कर दिया। तो ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए वोट शेयरिंग है। वहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं, चाहे बंगाल में बीजेपी चुनाव नहीं जीती, लेकिन बीजेपी वहाँ सबसे प्रमुख विपक्षी दल भी तो पहली बार बनी है। उससे पहले बंगाल में बीजेपी के पास क्या आधार था, लेकिन आज वो विपक्ष में आ गई। हो सकता है अगले 5 साल बाद की स्थितियां क्या हो, तो बीजेपी ने वहां पर अपनी जड़ें जमा दी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हार कर भी बीजेपी एक प्रमुख विपक्षी दल बन गई। तो ऐसी राजसमंद में पहली बार कांग्रेस टक्कर में आई है, यही बड़ी बात है। साड़ा में कांग्रेस ने मिरेकल किया। आज़ादी के बाद 1952 से जब तक चुनाव हो रहे हैं, साड़ा में कांग्रेस पार्टी 20% वोट कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साड़ा में बढ़त मिली और दोनों जगह पर मिथक टूटा है, एक बार हार और एक बार जीत, दोनों का मिथक टूटा है, साड़ा में भी और सुजानगढ़ में भी। और यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि बीजेपी का वोट भी बढ़ा है साड़ा के अंदर, सुजानगढ़ में, माफ कीजिए, सुजानगढ़ में बीजेपी का वोट बढ़ा है। आरएलपी भी वोट ले रही है, लेकिन बीजेपी का वोट भी बढ़ा है। तो यहाँ पर ये देखना है कि आरएलपी ने नुकसान किसको किया, तो निश्चित तौर पर नुकसान वहाँ पर जो फिगर्स आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को किया है। रामलाल जी जो बात कह रहे हैं कि सीताराम नायक यहाँ पर पहले भी उम्मीदवार रहे, वो बात अपनी जगह है, लेकिन क्यों गठबंधन टूटा, ये बड़ा सवाल है कि एनडीए का ये पार्ट क्यों अलग हुआ, क्यों आरएलपी अलग होकर चुनाव लड़ी, क्यों बीजेपी तस्वीर कुछ और होती, साथ होते तस्वीर बिल्कुल अलग होती। ये आरएलपी के को ये सीट देनी पड़ती बीजेपी को। सुजानगढ़ पर
का सीट बीजेपी को, आरएलपी को देनी पड़ती। इस तरह का दबाव आरएलपी ने बनाया था जिसको बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली एडिटर। अदिति, हम पांचों विधानसभा सीटों की बात, विधानसभा के चुनाव की बात करें, स्टेट की पांचों, उससे पहले राजस्थान को लेकर एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे। दो तरह की बातें, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 2.5 साल जो काम किया सरकार ने उसका परिणाम है जो जनता ने साथ दिया। दूसरी तरफ अभी आपने भी रामलाल जी को सुना, उनका कहना है कि ये जो दिवंगत नेता थे उनको श्रद्धांजलि के तौर पर वो वोट पड़े हैं। अगर ये तीनों सीट पे कैंडिडेट कोई और होता तो क्या आप मानती है कि तस्वीर फिर भी ये होती, परिणाम यही होते या फिर कुछ अलग होते? पार्टी ने पहले कांग्रेस, जब बंगाल में भी लगातार ये बात कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे, क्लीन स्वीप होगा, और एक पॉइंट ऐसा आया था तब भी लोग विश्वास करने लगे थे। इनफैक्ट जो अपोजिशन था और कहीं ना कहीं टीएमसी के लोग भी ये समझने लगे थे कि क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाएगी। अब जैसे कि आज रामलाल जी कह रहे हैं कि वो तो इमोशंस की और सिंपैथी की वजह से जीत गए, वैसे बीजेपी अब ये कहने लगी है कि हम लोग तो 3 से इतने ज्यादा नंबर पर आ गए, हम 75 पर आ गए, 3 पे थे, हमने बहुत बेहतर खेला है और हमने हिला दिया है ममता बनर्जी को। तो ये तो खैर बैकफुट पे आकर डिफेंड खेलने वाली बात हुई। हाँ, देखिए बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब एनालिसिस करा, जब ये उनको ये हुआ कि 3 कैंडिडेट्स कैसे चुने जाएं, तो उन्होंने जो यहाँ की लोकल, जो यहाँ पे जो लीडरशिप है उनसे बातचीत करी, वहां से नाम आए, सुझाव आए, लेकिन खुद दिल्ली ने सर्वे किया था। तो दिल्ली बहुत ज्यादा कोई भी सवाल खड़े नहीं कर सकता लोकल लीडरशिप पे। उन्होंने खुद ने सर्वे किया और सर्वे में वो 3 नाम जो जीतने वाले चेहरे थे उनको टिकट दे दी। इसमें बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ इंटरनली, लोगों के सवाल भी हुए कि इनको क्यों दिया जा रहा है, इनको कैसे दिया जा रहा है, लेकिन दिल्ली ने खुद ये माना कि ये 3 वो हैं जो सर्वे में, 3 सर्वे कराए गए दिल्ली द्वारा खुद, और तीनों सर्वे में यही जीतते हुए चेहरे आए थे, इसलिए इनको टिकट दे दी। हालांकि राजसमंद में भी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी लोकल लीडरशिप अलग नाम चाहती थी, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष भी शायद अलग नाम चाहते हो, लेकिन दिल्ली से नाम आया। अब क्या होता है कि जो जीतता है, अब आप कितने भी जैसे रामलाल जी कुछ भी कह ले, चुनाव के रिजल्ट्स ही सारी बात कहते हैं। जैसे हम बंगाल में बात करें तो हालांकि ममता दीदी के लिए खटास जरूर हो गई कि नंदीग्राम हार गई, लेकिन बात यही है कि हार के जीतने वाले तो राजस्थान में भी, चाहे इमोशंस फैक्टर हो, चाहे सिंपैथी फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर हो, लेकिन कांग्रेस 2 सीटें जीती हैं और ये बीजेपी को एक्सेप्ट करना होगा। बीजेपी को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि फिलहाल उस तरह की एंटी इनकम्बेंसी जो बीजेपी मान रही थी और अपने बयानों में कह रही थी वो नहीं नजर आई, और ये भी मानना होगा कि कहीं ना कहीं जिस मिसमैनेजमेंट, कोरोना मिसमैनेजमेंट को का जो रिजल्ट है वो नरेंद्र मोदी को देखना पड़ा। आखिरी के 3 फेज बंगाल में वो अफेक्ट हुए, कांग्रेस में राजस्थान में नहीं हुए, यानी कि राजस्थान में अशोक गहलोत के कोरोना मैनेजमेंट को सराहा है, उसको अप्रिशिएट किया गया है। सकेंगे क्योंकि परिणाम यहाँ पर अदिति खुद ही बता रहे हैं कि आखिर क्या है, जनता क्या चाहती थी, जनता ने ही देखा। यहाँ पर दिया कुमारी जी, राजसमंद से आप सांसद हैं, लगातार ग्राउंड लेवल पर मौजूद रही हैं, लगातार प्रचार किया, लोगों से संपर्क किया, अब जब इतनी मेहनत के बाद दीप्ति माहेश्वरी जीत कर आई है तो महसूस कैसा हो रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से हम बहुत ही अच्छी सफलता मिली हम सभी को, और मुझे पूरा भरोसा है कि दीप्ति जी जैसा किरण जी ने बहुत जनता की सेवा की थी, राजसमंद की जनता की, वैसे ही दीप्ति जी जनता की बहुत सेवा करेंगी, और मैं और दीप्ति जी दोनों मिलके जितने भी विकास के कार्य हैं वो कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार के विकास के सारे कार्य हम लोग नीचे तक पहुंचाएंगे। पूरी विधानसभा में हम लोग बहुत मेहनत भी करेंगे और जनता की सेवा भी करेंगे। ये उम्मीद करती है और खासतौर से राजसमंद की जनता, और इसलिए चुना भी है दीप्ति माहेश्वरी को। आप हमारे साथ बने रहिए, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, चर्चा इस पर हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि अभी तो ये हमने सिर्फ राजस्थान की बात की, अभी तो 5 और राज्य हैं जिन पर परिणाम यहाँ पर सामने आए हैं, कई जगह परिणाम आ भी रहे हैं, लेकिन क्या रणनीति रही है, किस तरह के परिणाम रहे, उस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बिग फाइट लाइव में चर्चा हम कर रहे हैं आज के परिणामों को लेकर और इस वक्त कांग्रेस से भी हमारे साथ रामपाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रामपाल जी बहुत स्वागत है आपका। रामपाल जी सबसे अहम सवाल तो यही, देखिए भीलवाड़ा से है, भीलवाड़ा में अगर हम सहाड़ा की बात कर ले बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, परिणाम आप लोगों के पक्ष में आया है, लेकिन श्रेय किसे देंगे? वाकई में मुख्यमंत्री या प्रदेश सरकार के कामों को या फिर किसी और को, किसी व्यक्ति विशेष को? रामपाल शर्मा जी, चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन योगेश जी देखिए इस पर तो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में क्या फैक्टर काम करके क्या, लेकिन इन परिणामों का आगे भी क्या कुछ असर रहेगा? या अगर हम जिस तरह से राजसमंद को लेकर बात कर रहे हैं कि मनसुख बोहरा को खड़ा किया जाता है, वो बिल्कुल सक्रिय राजनीति में नहीं थे, वो चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट दिया जाता है, उन्हें खड़ा किया जाता है, फिर भी वो जीते तो नहीं लेकिन अंतर बहुत कम किया है। क्या आगे भविष्य में ये कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा या कुछ जमीन तलाशी है यहाँ पर कांग्रेस ने? देखिए जिन्होंने मेहनत की है बहुत ही शिद्दत के साथ, कांग्रेस पार्टी के जो भी लोग वहाँ डटे रहे तीनों जगह पर, उनको निश्चित तौर पर यहाँ पर पारितोषिक मिलेगा। अभी कोरोना काल चल रहा है, मुख्यमंत्री का पहला मैंडेट है कि कैसे भी इस महामारी से निपटा जाए, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां, तमाम बातें होनी बाकी है। राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला तो बीच बीच में चलता भी रहता है, लेकिन लार्ज स्केल पर जो कुछ होना था 10 से 15 हज़ार की नियुक्तियां, वो अभी बीच में उसको रोका गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इन चुनावों ने राजनीतिक दशा और दिशा बदली है। पूरे देश भर में राजस्थान से कांग्रेस को सबसे अच्छी खबरें मिली इस रिजल्ट के बाद, और मुख्यमंत्री गहलोत एक विराट सियासी शत्रप के तौर पर उभर कर आए। अगर राहुल गांधी बिल्कुल क्लियरली मना कर देंगे कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना, तो अशोक गहलोत एक बड़ा फेस उस वक्त फिर सामने होंगे। ये अलग बात है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान की कांग्रेस चाहती है कि सीएम यही रहे, लेकिन वो एक बड़ा फेस होंगे। बीजेपी के अंदर भी आंतरिक राजनीति अब और तेज होगी। वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया हुआ था पूरे चुनाव में, अब वसुंधरा राजे और उनके समर्थक हो सकता है बीच में भी धैर्य रखें कोरोना के कारण, लेकिन देर सवेर फिर प्रताप सिंह सिंघवी, फिर और कई नेता आग उगलते हुए नजर आ सकते हैं, दिख सकते हैं। तो ये पूरा जो चुनाव है ये राजस्थान की राजनीति को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। नंबर गेम में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, विधानसभा में नंबर गेम वही रहने वाले हैं। कांग्रेस 2 पे थी और वापस रहेगी, 1 पर बीजेपी रहेगी, लेकिन जो वातावरण है दोनों ही दलों के अंदर का वो दिखेगा। यहाँ कांग्रेस डे 1 से चुनाव प्रचार में एक दिखने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, एक चौपर में बैठकर सारे नेता नामांकन रैलियों में पहुंचे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे माकन हो, चौटासरा हो और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, तो एक दिखने की कोशिश की। यहाँ एक बड़ी बात है जो दिन भर से मैं सोच रहा था कहने की, लेकिन अब कहना लाजमी है। सहाड़ा का जो चुनाव है, 15 पंचायतें सहाड़ा की ऐसी हैं जो गुर्जर बाहुल्य है और जहाँ पर बार बार कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की। और हम एक मिनिस्टर का नाम लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, अशोक चांदना, जिन्होंने उस गुर्जर बेल्ट में बहुत काम किया, और सचिन पायलट जब साथ गए तमाम नेताओं के, तो एक अलग मैसेज वहाँ नजर आया। राजसमंद में भी गुर्जर बहुत बड़ी संख्या में, तो गुर्जर गायरी मिला के एक बड़ी तादाद इन दोनों सीटों पे होती है। तो वहाँ पर सहाड़ा का जिस तरह का परिणाम है, तो उन 15 पंचायतों में भी कांग्रेस को बहुत अच्छा वोट मिला है। तो ये जो एक तरह की वातावरण बना था कि सचिन पायलट की बगावत के बाद उनकी समाज के लोग कांग्रेस से अलग होंगे या कांग्रेस से टूटेंगे, इस चुनाव में कुछ करके दिखाएंगे या कोई ऐसा मैंडेट देंगे जो एक तरह से कहा जाए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग फिजा नजर आई। बिल्कुल। रामपाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है रामपाल जी। अब देखिए परिणाम तो आ चुके हैं, 2 सीटें जिसके दावे आप लोगों ने किए थे रामपाल जी जीत भी गए हैं, पहला रिएक्शन आपका? जी बिल्कुल, अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में हमारे प्रभारी मंत्री रघु जी शर्मा, चांदना जी, पूरी टीम, पूरे जिले के नेता सबने एकजुट होकर अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में ये जीत हुई है, उनकी नीतियों की, और उन द्वारा जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसको जनता ने सराहा है। ठीक है, जनता ने सराहा। भंवर सिंह भाटी जी, देखिए श्रेय भी आपने दे दिया किस तरह से जनता ने कामों को महत्व दिया है, लेकिन 3 सीटों पर चुनाव हुए, 2 पे जीत हुई है, 1 में भी कंपटीशन टफ दिया कांग्रेस ने। आगे की रणनीति क्या
चुनावों के मद्देनजर नहीं, अब इन सीटों के मद्देनजर, प्रदेश के मद्देनजर किस पर फोकस सरकार का है? चुनाव तो हो गया सर। देखिए, हमारी सरकार जब बनी तो हमने बाकायदा एक कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था जी। और उसमें राजस्थान के लोगों को हमने विश्वास और भरोसा दिलाया था कि हम प्रदेश का चहुमुखी विकास करेंगे। और हमने जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसमें से 50% से ज़्यादा वायदे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल में पूरे किए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार लगातार राजस्थान के आम आदमी के प्रति पूरी तरह से चिंतित है। और जो बजट मुख्यमंत्री जी ने दिया है, रामलाल शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, चाहे विधानसभा क्षेत्र का विधायक बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम किया है। अभी कल की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें 5 लाख रुपए तक का एक परिवार का बीमा राजस्थान सरकार ने निःशुल्क किया है और राजस्थान के हर व्यक्ति का, हर परिवार का 5 साल का सालाना मेडिकल का खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने 18 से लेकर 45 साल तक की उम्र के युवाओं का जो वैक्सीनेशन का, कोविड का वैक्सीनेशन का काम है वो 1 तारीख से प्रारंभ कर रही है करने की घोषणा की। लेकिन उसमें सशुल्क किया गया, उसमें वैक्सीन की एक राशि निर्धारित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के लोगों की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये आगे बढ़ करके देश भर में शायद राजस्थान पहला राज्य होगा जिसके मुख्यमंत्री जी ने पूरा का पूरा वैक्सीनेशन बाबर सिंह जी, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल चिरंजीवी योजना की आपने बात किया और सबसे बड़ी जो चुनौती यहाँ पर सरकार के लिए है वो बिल्कुल यही है कि इस कोविड काल में, इस महामारी में जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा कर दिया जाए। चर्चा आगे हम जारी रखेंगे परिणामों को लेकर भी, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिया कुमारी जी, राजसमंद में जीत दर्ज की, मेहनत बहुत आपने की, लेकिन गुलाब चंद कटारिया ने जो महाराणा प्रताप को लेकर बयान दिया था उसके आधार पर बात करें, आपको लगता है कि अगर वो बयान नहीं दिया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती, वोटों का अंतर और ज्यादा होता? जी, जो उस समय हुआ उसके लिए खुद हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया जी ने बहुत बहुत माफ़ी भी मांगी। उन्होंने 3 बार माफ़ी मांगी। वैसे उनकी भावना ये नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से जो शब्द उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया तो उसके लिए उन्होंने खुद ने अपने आप स्वयं ही माफ़ी मांगी थी। और लेकिन उसके बाद जनता ने भी इस बात को माना और जो वो हुआ उस दिन, उसके बाद जब उन्होंने माफ़ी मांगी उसके बाद इस जो ये जो घटना हुई थी उसका इतना प्रभाव नहीं हुआ। और जनता ने तो ये देखा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से इस क्षेत्र की सेवा की है और जनता ने भी बार बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है वहाँ से, तो वैसे ही उन्होंने उसी कड़ी में दीप्ति जी को जोड़ा और दीप्ति जी को ये मौका मिला है कि वो भी अपनी माता जी की तरह, किरण जी की तरह इस क्षेत्र की सेवा करें। और उसी प्रकार से और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी घर घर जाके सभी वोटर्स को निकाल के पोलिंग बूथ तक लाया, क्योंकि कोरोना का समय है तो बहुत सारे लोग वोट करने जाने के लिए भी, उनको वोट करवाने के लिए भी थोड़ी हमारे सारे कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। गर्मी भी थी तो उसका भी कुछ असर हुआ था और उपचुनाव भी था। उपचुनाव में इतना ज़्यादा अग्रेसिव वोटिंग नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा परसेंटेज था वोटिंग का भी और अच्छी संख्या में सब लोग जाके सबने वोटिंग भी की और हमारा जो नतीजा आया, रिजल्ट आया, वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, आश्वस्त है वो जीत को लेकर कि हाँ रिजल्ट जो हमारा आया है वो भी बेहतर आया है। अदिति भी लगातार हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई है, क्योंकि देखिए राजस्थान को लेकर परिणाम यहाँ पर आ चुके हैं और उस पर हमने बात भी की, लेकिन एक अहम बात ये भी है। रामलाल जी, सवाल आपसे ही ले लेते हैं। रामलाल जी, देखिए ठीक है, राजस्थान में तो जो हुआ परिणाम सामने है, चर्चा भी हमने इस पे की, लेकिन रामलाल जी 5 राज्यों की बात कर लें और खासतौर से पश्चिम बंगाल की बात कर लें, फोकस पूरा था, सब कुछ हुआ,
लेकिन जीत नहीं मिल पाई, सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए। हालांकि ये अच्छी बात है कि 3 सीटों से जो सफर 2016 में शुरू हुआ था वो काफी आगे बढ़ा। देखिए श्वेता जी, आपके इस प्रश्न का जवाब तो मैं बाद में दूंगा। मेरे मन में 2 चीजें चल रही है जो मैं गौर जी से पूछना चाहता हूँ। गौर जी, एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन तीनों उपचुनावों के अंदर राजस्थान के लगभग 5 लाख जनता ने भाग लिया और अपने मत का उपयोग किया, लेकिन कुछ महीनों पहले पंचायत राज के जब चुनाव हुए, 21 जिलों के अंदर चुनाव हुए, उन 21 जिला प्रमुख के चुनावों के अंदर 14 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने। आप 3 या 4 जिला प्रमुखों के ऊपर क्यों सलट गए जिसके अंदर 2.5 करोड़ जनता ने वोट डाले थे? तो आप अभी कह रहे हो उसके ऊपर राजस्थान सरकार के विश्वास प्रकट किया है, या पहले जो मतदान हुआ था उसके अंदर भी राजस्थान की जनता ने सरकार के ऊपर विश्वास प्रकट किया? एक बात। जहां तक बात है राजसमंद की, राजसमंद के अंदर जब मुख्य चुनाव हुए थे 2018 के अंदर, वहां 80% के लगभग मतदाताओं ने भाग लिया था। अब की बार 62 या 63% मतदाताओं ने भाग लिया। वोटिंग परसेंट कम होने की वजह से हमारा मार्जिन कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि साथ भारतीय जनता पार्टी के वोटरों के अंदर कांग्रेस ने सेंध लगाने का प्रयास किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो 5 राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर भी आप देखोगे कि पुडुचेरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। आसाम के अंदर दोबारा हमारी सरकार बनी है। बंगाल के अंदर निश्चित रूप से हमारे जो आकलन था, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के ऊपर हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी 3 सीटों से जो सफर हमने शुरू किया था उसको हम इतना आगे तक लेकर गए। लेकिन क्या कांग्रेस ये बता पाएगी कि वेस्ट बंगाल के अंदर कभी आपके बहुमत की सरकार ठीक है, कांग्रेस से क्यों कंपटीशन कर रहे हैं? रामलाल जी, सवाल तो देखिए, आप जिस जगह पर बीजेपी है पूरे देश में, क्या आपको कंपटीशन के लिए और कंपैरिजन के लिए आपको कांग्रेस ही सही लग रही है? पूरे देश की बात कर रही हूँ, जहां जहां आपकी सरकार है, और आप इसको अगर जस्टिफाई करना चाहते कि हम सत्ता पर नहीं आए। देखिए, जो दावे किए गए थे वो आप लोगों ने किए थे पश्चिम बंगाल को लेकर, बार बार कहते कि परिवर्तन हो गए, लेकिन खेला हो गया। उम्मीद कुछ और थी, कुछ और हो गया। लेकिन नंदीग्राम सीट के लिए जरूर कहेंगे, नंदीग्राम सीट के लिए जरूर कहेंगे। श्वेता जी, जरूर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो उम्मीद हमें थी उस उम्मीद से हमें कम सीटें मिली है, ये बात बिल्कुल स्वीकार्य है, इसमें कोई इनकार करने वाली बात ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरीके से वामपंथियों का जो वोट था, चाहे कांग्रेस का वोट था, वो सारा का सारा टीएमसी की ओर शिफ्ट हुआ। और जिस तरीके से इन चुनाव के अंदर एक चीज आपने देखी होगी, सिर्फ और सिर्फ मिशन एक ही, एन प्रकार ने भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, चाहे इनकी विचारधारा कुछ भी हो, चाहे केरल के अंदर कांग्रेस और वामपंथ आपस के अंदर लड़ रहे हो, लेकिन उस चीज को भी भूल के सारे एक मत होकर, एक मुखी होकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का इन्होंने प्रयास किया। हो सकता है इस रणनीति के अंदर ये सफल हुए हो, लेकिन आने वाले समय के अंदर आप मान के चलना, भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से बढ़कर यहां तक पहुंची है। अगली बार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। ठीक है, परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, देखिए वो नजर ही आता है। 3 सीट से आप कहां 70+ पहुंच चुके हैं, क्योंकि अभी गणना चल भी रही है, कई सीटों में एग्जैक्ट परिणाम भी नहीं आए। लेकिन भंवर सिंह जी, देखिए राजस्थान तो ठीक है, और इन पूरे परिणामों में हम कह सकते हैं कि सिर्फ राजस्थान से ही कांग्रेस के लिए सुखद खबर थी कि 2 सीटें जीत कर आ गए आप लोग। लेकिन भंवर जी, बाकी 5 राज्यों में क्या हुआ? गठबंधन में भी थे तो भी यहाँ पर साथ नहीं आ पाए। यहाँ तमिलनाडु की बात अलग है कि डीएमके वहां पर आ गए, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, पुडुचेरी की बात करें जहां पर पहले सरकार थी, असम की बात कर लें जहां 15 साल थी, 5 साल जरूर बीजेपी के पास रही, बहुत कोशिश की, प्रियंका गांधी भी वहां पर चाय के बागानों में नजर आई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो सका। वजह क्या भंवर जी? देखिए स्वाति जी, पहले तो मैं, रामलाल जी ने जो बात कही है कि पंचायत राज चुनाव में जो चुनाव हुए थे उसमें इनके जिला प्रमुख ज़्यादा बने, तो ये वर्तमान में नहीं रह करके पीछे की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए अभी करते नहीं जा रहे। भंवर जी, आप जवाब ही मत दीजिए सर, क्योंकि अभी इस पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। भंवर जी, वो उस वक्त में हमने बहुत चर्चा की थी सर, आप तो टू द पॉइंट सर दूसरे राज्यों का जवाब दे दीजिए, क्योंकि राजस्थान का भी हमें पता, पंचायत पे बात करने का तो अभी सर वक्त ही नहीं, अभी तो बड़े बड़े चुनाव सामने, परिणाम सामने। भंवर जी, 5 स्टेट की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के स्टैंड को लेकर क्यों उतनी मजबूत नहीं हो सकी या जीत नहीं दर्ज कर सकी? जी देखिए, कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन्होंने निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत की और ये लोगों के बीच में गए, कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको भी बताया और एक स्पष्ट तरीके से हमने हमारी बात रखी। वहीं पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो इनके नेता मोदी जी, अमित शाह जी, इन्होंने किस प्रकार से
बंगाल में अपने पूरे संसाधन झोंके, पूरी सरकारी मशीनरी का इन्होंने दुरुपयोग करने का प्रयास किया। उसके बावजूद इनकी स्थिति आज आप हम सब देख सकते हैं कि कितनी इनकी बंगाल में खराब हुई है। बाटी जी, आप तो अपनी पार्टी की बताओ ना कि असम में भी 49 सीट्स हमारी आई है, लेकिन राजकुमार जी मैं कहना चाहूँगा, आपने भी कहा कि जनादेश जो होता है वो सबको सिरदारी होता है। जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम स्वागत करते हैं और जो कमियां रही उसको हम आगे भी सुधारेंगे। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का एक स्पष्ट एजेंडा है। कांग्रेस पूरे 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमने कभी धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की राजनीति। तो और मेरा ठीक है, चलिए कोशिश आपके माध्यम से यही कहना है कि निश्चित रूप से जो भी परिणाम आए हैं उसका हम स्वागत करते हैं और आगे आने वाले समय में ठीक है सर, हम रिकवरी करेंगे। परिणामों को का आप स्वागत करते हैं। लेकिन आशुतोष जी, अगर हम जब पार्टियों की बात करते हैं, खासतौर से बीजेपी या कांग्रेस की, वो बोलते हैं कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की अलग है, हम अपनी विचारधारा पर कायम है। लेकिन अगर केरल और पश्चिम बंगाल देखें, कांग्रेस को देखें, वामपंथियों के साथ या उसके खिलाफ देखें, फिर ये कैसे विचारधारा? या फिर ये माने कि चुनाव में सिर्फ जीत अहमियत रखती है, फिर चाहे वो जिसके साथ गठबंधन में मिल जाए? देखिए, पिछले 6-7 साल से जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं जी, और उससे पहले भी सांप्रदायिक राजनीति के नाम के विरोध के नाम पर धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जोड़ने के लिए सभी बीजेपी विरोधी पार्टियां एक हुई। अब चूंकि अब केंद्र में सत्ता बीजेपी की है तो ये विचार करने की बातें, भले ही वो बीजेपी हो या उसके बीजेपी के विरोधी लोग हों, बीजेपी ने भी अपनी विचारधारा त्याग करके और जम्मू कश्मीर में महबूबा से समझौता किया और साथ में सरकार चलाई। उसी तरह से ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि केरल के अंदर वही कांग्रेस उनके सामने लड़ रही है वामपंथियों के, और बंगाल में वामपंथियों से गठबंधन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत खुशखबरी की बात नहीं है। हमारा विरोधी हार गया, बंगाल में मोदी की पराजय हो गई, बीजेपी की पराजय हो गई, उससे बीजेपी खुश हो रही है, कांग्रेस खुश हो रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें नहीं है। केरल में जो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस और एक बार लेफ्ट का आना था, वो नहीं हुआ। बंगाल में बिल्कुल सरेंडर कर दिया है कांग्रेस ने। असम से कांग्रेस को उम्मीद थी, और सबसे बड़ी बात है कि असम में इस बार अजमल की पार्टी से, AIUDF से कांग्रेस का गठबंधन था और बोडो फ्रंट भी बीजेपी से अलग हो गया था। उसके बावजूद कांग्रेस को ये उम्मीद थी कांग्रेस को कि हम वहां पर हमारी सरकार बना सकते हैं। लेकिन वहां भी किसी तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, बंगाल में खराब रहा। तमिलनाडु में जरूर अपने अलाई जो DMK गठबंधन वहां पर सत्ता में आया है, उसकी वजह से वहां पर 15 या 16 सीटें कांग्रेस को मिली है, ये एक अच्छी बात है। वरना इसमें कांग्रेस के लिए लूजिंग पोजीशन है। भले ही वो ये कहें राजस्थान को छोड़कर, भले ही वो कहें कि बीजेपी हार रही है, लेकिन कांग्रेस को खुद को इस बारे में और चिंतन करना चाहिए कि उसकी स्थिति ऐसी क्यों होती जा रही है और आगे क्या स्टेप्स लेने चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि देखिए जो दावे किए जा रहे थे, हम चाहे एग्जिट पोल की बात करें या फिर दूसरे, क्योंकि कहां जहां पर इक्विवेलेंट, कई जगह था इक्विवेलेंट नजर आ रहा था। अब हम चाहे तमिलनाडु की बात करें, एक तरफा था। लेकिन केरल, तमिलनाडु जहां पर फोकस ज्यादा राहुल गांधी का रहा है, कांग्रेस का रहा है। पुडुचेरी की बात करें, समय से पहले वहां पर सरकार गिरी, इसके बाद भी नहीं बना पाए, फायदा बीजेपी को मिल गया। कांग्रेस को आपको नहीं लगता ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है दूसरे राज्यों में भी लेकर? क्योंकि बीजेपी तो एक मैंडेट लेकर चल रही थी कि कांग्रेस का सफाया देश से करना है, लेकिन इसके बावजूद जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के परिणाम आए तो लगा कि संजीवनी मिल गई है। लेकिन अब इन चुनाव में साथ आने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। कहां पर कमी रह गई, या फिर किस चीज को गंभीरता से कांग्रेस नहीं ले रही है? देखिए, गंभीरता से खुद राहुल गांधी को ही लेना होगा कि उन्हें नेतृत्व करना है कि नहीं करना, और अगर उन्हें नेतृत्व नहीं करना है तो कौन उनकी जगह पर नेतृत्व करेगा कांग्रेस पार्टी का, ये फैसला राहुल गांधी को खुद को लेना होगा और जल्द से जल्द इस निर्णय को लेना होगा। क्योंकि जितना ये वेटिंग कांग्रेस पार्टी में नेशनल प्रेसिडेंट को लेकर चल रही है, इतना ही कांग्रेस के अंदर अलग अलग तरह के धड़े तैयार हो रहे हैं। हमने देख लिया, एक धड़े ने लेटर्स लिखे सोनिया गांधी को, और उसके बाद आंतरिक लोकतंत्र की बातें कांग्रेस पार्टी में उठी। उसके बाद CWC में किस तरह का कांग्रेस में हंगामा हुआ। तो ये जो अनडिसिप्लिन पैदा हुआ, इसका कारण है कि निर्णय लेने की जो देरियां हैं, चाहे वो राजस्थान के विषय में भी ले लो, जहां निर्णय लेने में देरी हुई, चाहे और अन्य प्रदेशों में हो। कांग्रेस को साउथ की पॉलिटिक्स में और मजबूती के लिए ही राहुल गांधी ने साउथ से चुनाव लड़ा, वायनाड से। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां केरला में सरकार नहीं बना पाई,
क्योंकि कांग्रेस वहां धड़ों में बटी हुई थी। राहुल गांधी चाहकर भी उन धड़ों को एक नहीं कर पाए, चाहे वो ओमान चांडी का धड़ा हो, चाहे रमेश चन्नीताला का हो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल का हो, ये तीनों धड़ों के अंदर कांग्रेस बटी रह गई। कौन मुख्यमंत्री का फेस होना चाहिए, इसी का खामियाजा वहां भुगता। डीएमके सबसे बड़ी पार्टी है, डीएमके के साथ ही कांग्रेस में चुनाव लड़ सकती थी, हालांकि इसमें कोई चारा नहीं था। डीएमके ने कांग्रेस की किसी भी शर्त को नहीं माना, जो डीएमके ने दिया वो कांग्रेस को वहां लेना पड़ा, मजबूरी थी। और मैंने जैसे पहले कहा कि ममता बनर्जी के कहने से इनडायरेक्टली कांग्रेस ने चुनाव लड़ा पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की सीटों को तय किया कि कहां कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होना है जिससे टीएमसी को लाभ हो। तो ममता बनर्जी को तो टीएमसी की चिंता थी, कांग्रेस अपनी चिंता कर नहीं पाई। बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। दिया कुमारी जी, देखिए राजसमंद तो आप जीत गए, लेकिन सुजानगढ़ सहाड़ा में हार का सामना करना पड़ा। एक लास्ट कमेंट इस पर जरूर चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने ये तीनों चुनाव में अपनी पूरी मशीनरी लगा दी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूरी तरह से ऐसे लड़ रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह हमसे लड़ रहा था। मेरे वहाँ भी राजसमंद में भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई थी, चाहे हम बात करें हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको भी इन्होंने थाने में ले जाके बिना किसी वजह के उनको बंद किया। एक दो दिनों तक वो बंद रहे, हम लोग थाने में गए, वहाँ पर बहुत मुश्किल से उनको छुड़वाया जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। एक दिन मेरे साथ भी एक घटना हुई थी होटल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। वैसे बहुत चाहे अब वहाँ पर पूरे समय कोई ना कोई ऐसी बात आ रही थी कि जनता को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था कि आप बिल्कुल भी बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग ये कर देंगे, नहीं तो हम लोग वो कर देंगे। इन सब ये सारे कारण थे और ये ना केवल राजसमंद में हो रहा था, ये तीनों ही विधानसभा में हो रहा था। तो कांग्रेस ने तो एक अपना ये एक पता नहीं कैसा एक मुद्दा बना लिया था कि अगर ये तीनों सीटें हम लोग नहीं जीतेंगे तो शायद हमारी सरकार गिर जाएगी। तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने पूरा अपने हर प्रकार से अपने मंत्रियों को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से इन तीनों चुनाव में लगाया था और उसके बावजूद भी राजसमंद में अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी ठान ली थी कि हमको इस चुनाव को जीतना है और दीप्ति जी को जिताना है। तो उसका इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम अच्छे आए। बबर सिंह जी, अभी जो कहा दिया कुमारी जी ने, आपने सुना कि अपने लोगों को ऐसे लगा कर रखा था, उनके लोगों को उठाया गया, धमकाया गया, क्या वाकई में या निराधार है ये आरोप? देखिए, दिया कुमारी जी ने जो आरोप लगाया है बिल्कुल वो निराधार है और ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं था। अशोक गहलोत जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी उन्होंने कभी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया। मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले बीजेपी के शासनकाल के समय धौलपुर में चुनाव हुआ था तो पूरे के पूरे मंत्रियों को उन्होंने वहां झोंक दिया था, मुख्यमंत्री जी खुद वहां जाकर के बैठ गई थी। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा कहीं भी हमने हमारे कामों को लेकर के वोट मांगे हैं। अशोक गहलोत के द्वारा जो कार्य पिछले 2 सालों में किए गए हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच में गए थे और हमारे वोट हर जगह बढ़े हैं। राजसमंद की बात सांसद महोदया फरमा रही है, तो वहां भी हमने 20,000 वोट कवर किए हैं। सिर्फ 5,000 वोटों का फर्क रहा है, ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। कि जो दिया कुमारी सवाल उठा रही है, जो आरोप लगा रही है, वो निराधार है। रामपाल जी, देखिए जीत तो मिल गई है, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त हैं, जो उम्मीदें की गई थी वो पूरी हुई कि नहीं? जिस तरह की ये लोग चर्चा कर रहे हैं, इस चुनाव का जो रिजल्ट है आपको ये समझना होगा कि 47% वोट स्विमिंग हुआ सारड़ा में। इससे पहले 37% के बाद 58% विधानसभा में वोट मिले हैं। इतना बड़ा अंतर जनता में परिवर्तन आ रहा है, इस बात को इनको समझना चाहिए कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में तीसरी बार सरकार बनने का इंडिकेशन है। वहाँ क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट में क्या हो रहा नहीं हो रहा, जो नेता बैठे हैं वो इसी स्टेट के हैं और इस स्टेट में जो परसेंटेज वाइज जो वोट आया है, आज सारड़ा में पिछली बार हमको 37% वोट मिला था, आज 58% वोट मिला है। लेकिन रामपाल जी, वक्त की बात है, जनता कितना याद रखती है, ये भी तो अहमियत रखता है। रामपाल जी, वो 28% आप तो अगले चुनाव में जीतने का दावा कर रहे हैं, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन चलिए कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका। कहना चाह रहा हूँ कि जनता ने, लेकिन 1-2 चुनाव से 1-2 सीट से इसका आकलन नहीं किया जा सकता। अभी पंचायती राज की बात कर रहे थे, लोकसभा में 75% वोट,
बात 2.5 साल की तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 2.5 साल में लोकसभा में इन्होंने 75% वोट लिए, आज वो वोट पंचायती राज में गिर के 52%। चलिए, अच्छा है कॉन्फिडेंस आपका रामपाल जी, क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। रामपाल जी बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए परिणाम सामने आ चुके हैं, आकलन सबके अपने अपने, लेकिन राजस्थान की बात करें 2 सीट कांग्रेस के पास है, बीजेपी को मिल चुकी है राजसमंद की। हालांकि इसके पीछे भी कई मंथन अब होता रहेगा कि जीत दर्ज हो गई है इतने बड़े अंतर से, तो क्या उसके फैक्टर्स रहे, हार हुई है तो क्यों। लेकिन इसके अलावा भी 5 अहम राज्य हैं और यहाँ पर सबसे अहम ये है तय करना होगा, मंथन करना होगा, सोचना होगा, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या वामपंथी हो, कि कहां हमारी जमीन खिसक रही है और कहां हम मजबूत हुए हैं। जनता आखिर क्या चाहती है, क्योंकि जनता जनार्दन है सिर्फ कहने के लिए नहीं है, निश्चय भी उन्हें करना है, निर्णय भी उन्हें ही लेना है, और वही सरकार बनाती है, वही सरकार गिराती है, वही मौका भी देती है। और इसलिए आज भी ये वक्त है कि जाग जाइए, वो फिर राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, कि आप अगर जनता के हित के काम करेंगे तो जनता आपका साथ हमेशा देगी। विकास की बातें नहीं, विकास जमीनी स्तर पर होना चाहिए, और यही कहीं ना कहीं परिणाम भी बयां करते हैं। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।